बीपीएससी टीआरई 3 में 6 to 8 के लिए जो मैथ में पूछा गया प्रश्न था, यानी पीवाईबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, पीवाईक्यू को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के पैटर्न बीपीएससी टीआरई में पूछा जा रहा है, ताकि हम टीआरई 4 के लिए उसी पैटर्न पर तैयारी करें। क्योंकि पढ़ने के लिए काफ़ी चीज़ें होती है, लेकिन जो सिलेबस में है या सिलेबस में जो पूछा जा रहा है, एग्जाम में जिस पैटर्न में पूछा जा रहा है, उस पैटर्न को फॉलो करने से हम एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग टीआरई 3 में जो भी प्रश्न पूछा गया था उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और उसमें जो भी कंसेप्ट होगा उस कंसेप्ट को भी सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसे पहला क्वेश्चन है कि x का जिस मान x पर पावर x बराबर 7x प्लस 49 इसको संतुष्ट करता हो। आपका ऑप्शन है 7, 49, 21 और चौथा 5वां में जो ऑप्शन रहता है आप लोग जान रहे हैं। चौथा में रहता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में रहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एक्चुअली इसमें हम लोग कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। इसे मुख्य रूप से हमको मान बैठा करके चेक करना होगा, क्योंकि और कोई दूसरा तरीका नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना बेस बराबर हो पाएगा, ना ही इसका पावर यानी घात बराबर हो पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, शॉर्टकट में बारी-बारी से वैल्यू पुट करके इसका हम देखेंगे। यहाँ पर जैसे पुट करेंगे 7 पावर 7, क्योंकि x का वैल्यू हम 7 ले रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 749। तो क्या ये बराबर होगा? आप यहाँ से देख रहे हैं ये हो जाएगा, तो ये 7 पे पावर 7 है और ये 7 पे पावर 56 है, यानी ये बराबर नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग हिट एंड ट्रायल में ही चल रहे हैं। अगर 49 को हम लोग लेंगे, 49 तो पावर 49, क्योंकि x ले रहे हैं, x दोनों जगह है, पावर में भी है, इसलिए इक्वल टू 7 49 प्लस 49। इसको देखिए 49 को हम लोग 7 into 7 लिख सकते हैं, दैट मीन्स 7 के स्क्वायर लिख सकते हैं, और 49 और यहाँ से ये हो जाएगा आपका 98। ठीक है, अब चूंकि पावर पर पावर जब रहता है तो वो गुना हो जाता है, जब इसको आप गुना कीजिएगा तो 98 हो जाएगा और यहाँ से भी 98 आएगा। दैट मीन्स ये सही आ रहा है, ये ऑप्शन मेरा अभी हो सकता है। लेकिन क्योंकि चौथा ऑप्शन में रहता है कि एक से अधिक, इसलिए हमको इसको भी चेक कर लेना होगा, है ना। इसको आप चेक कीजिएगा 21 पर पावर 21, 7 21 पर पावर मतलब 7 पर पावर 21 प्लस 49। अब आप इसको कीजिएगा तो 3 into 7 होगा और 21, और यहाँ से जब इसको ऐड कीजिएगा 10 होगा और ये 70 होगा। तो क्या ये बराबर हो सकता है? ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि 3 पर पावर 21 है और 7 पर पावर 21 है और ये है, तो जब आधार इसमें कुछ अलग है तो ये मुश्किल है बराबर होना। ठीक है, इसलिए ये भी बराबर नहीं होगा और हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि आंसर मेरा 2 आएगा, यहाँ से 49 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं कि द्विघात समीकरण जिसका जड़ों समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के जड़ों का पारस्परिक है वह है। देखिए जड़ों मतलब यहाँ पर रूट्स है, जड़ों मतलब रूट्स पढ़ेंगे और उसका मतलब होता है मूल। ठीक है, पारस्परिक मतलब हुआ पारस्परिक, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल। तो हमको यहाँ मूल और रेसिप्रोकल दो वर्ड मिला है।
तो कह रहा है कि वो ऐसा आप द्विघात समीकरण बताइए जो ऑप्शन में आपका आंसर में है, तो कौन सा द्विघात समीकरण है जिसका इस द्विघात समीकरण के रूट का उसका रेसिप्रोकल है, यानी क्या बोले उसको, उल्टा है उसका जस्ट। तो देखिए, अगर हम 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, सॉरी 10th क्लास में अगर आप पढ़े हैं मूलों की प्रकृति के बारे में या मूल के बारे में, वहां पर आप सीखे होंगे। तो वहां पर हम सिखाए हैं, अगर आप इसको जानना चाहेंगे तो क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां पर क्लास 10th के चैप्टर 3 को आप वहां पर ढूंढिएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देखिएगा। तो हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं आगे क्या करना होगा। देखिए, हम लोग पढ़े थे कि मूलों का योगफल, देखिए हम यहाँ पर कंसेप्ट सिखाने के लिए चाह रहे हैं कि कंसेप्ट सीखिए। मूलों का योगफल जो होता था वो -b/a हुआ करता था, ठीक है। और हम थोड़ा नीचे ही लिख दे रहे हैं, मूलों का गुणनफल हुआ करता था c/a, ठीक है। तो अगर मेरा दो अल्फा और बीटा हम लोग वहां मानते थे, तो यहाँ पर भी मान लीजिए कि दो मूल अगर अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स क्या हो गया, b/a, ठीक है। यहाँ मूलों का गुणनफल बोला है अल्फा बीटा c/a, ठीक है। अब क्या है, बोल रहा है कि कोई एक अलग से हमको द्विघात समीकरण ढूंढना है जो इसके मूलों का विपरीत हो, रेसिप्रोकल हो, पारस्परिक हो, ठीक है। तो अब हम देखिए, मान लेते हैं कि उसका क्या हो जाएगा, अगर इसका हम अल्फा बीटा माने हैं तो उसका हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो जाएगा। इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए अल्फा बीटा करेंगे, पहला कंडीशन में चल रहे हैं कि मूलों का योगफल हम लोग उसका लिखे, इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। नीचे हो जाएगा एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, या बीटा अल्फा, यहाँ बीटा आएगा यहाँ अल्फा आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या है, हम यहाँ पर अल्फा बीटा यहाँ लिख के रखे हैं जो मेरा समीकरण पहले दिया हुआ है। थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन आप कंसेप्ट यहाँ से सीख के जाइएगा, हम पूरा भरोसा दिलाते हैं, ठीक है। -b/a हो गया आपका, ये अल्फा बीटा -b/a, फिर डिवाइड होगा अल्फा बीटा कितना है c/a, यानी ये a कट जाएगा, फाइनली आपका क्या बच जाएगा, b/c बच जाएगा। और दूसरा कंडीशन लेके चलेंगे 1/अल्फा और 1/बीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/अल्फा बीटा, तो 1/अल्फा बीटा कितना है c/a मतलब a/c, ठीक है। क्लियर है। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग जान रहे हैं जब मूलों का योगफल और उसका गुणनफल दिया होता है द्विघात समीकरण क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला इसको याद रखिएगा। जब द्विघात समीकरण के योगफल, मूलों की योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहता है, तो हम लोग द्विघात समीकरण को इस फॉर्मूला में लिखते हैं। तो अब कुछ नहीं करना है हमको, अल्फा बीटा यानी योगफल, यहाँ से देखिए ये योगफल है और ये देखिए गुणनफल है, हमको मिला हुआ है। तो बैठाइए, x² माइनस अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा योगफल है ये, तो -b/c, बाहर में x है, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, देखिए a/c इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, x² प्लस b/c(x) प्लस a/c इक्वल टू 0, यहाँ से जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे जो c था वो यहाँ से गुना होकर खत्म हो गया। इस प्रकार से आपका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। तो आंसर कौन सा होगा आपका, किस नंबर का आंसर आ जाएगा देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो ये आंसर आपका cx² प्लस bx प्लस a आपका
1 नंबर का मिल जाता है। इस प्रकार से आपका 1 नंबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है एक कि 21 से 100 तक के पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 2100 से 100 तक का पूर्णांक ज्ञात करना है, हमको इसमें एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। क्यों याद रखना होगा, हम अब आगे बताएंगे। देखिए 21 से 100 तक है ना, अगर हम पहले 1 से 100 तक ले लें, ठीक है, इसमें घटा दें 1 से 20 तक, ठीक है, 100 से 1 से लेकर 100 तक पहले हम जोड़ लेंगे, अब फिर अगर 1 से 20 तक घटा देंगे, 21 के बाद का ही ना बचेगा। तो इसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगाइए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n 1 से 100 तक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2, यहाँ माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास n है 20 इंटू 20 प्लस 1/2। आगे क्या लिखिएगा, यहाँ पर 100 प्लस 101/2, यहाँ पर लिखिएगा माइनस है 20 इंटू 21/2। जब यहाँ कटाइएगा, इसको 50 से कटेगा और गुना हो करके 50 और 50 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब इसको काटिएगा तो 10, ये आ जाएगा 210। जब इसको माइनस कीजिएगा तो 4 में 1 4, 10 में 2 8 और फिर यहाँ 4, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना नंबर का आंसर है, जरा ऑप्शन देख लेते हैं। कुछ मिल रहा है। हाँ, ये देखिए बी नंबर आपका यहाँ से, सॉरी बी नंबर नहीं, सी नंबर आपका ये यहाँ से आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट को लेकर के बढ़ेंगे। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग से बढ़ेंगे। एक हम और इसको एक छोटा नियम से बनाएंगे, अगर आप उसको याद रखिएगा तो दूसरे चैप्टर में भी आपको काम देगा, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि कोई संख्या अगर समान रूप से बढ़ रहा है या समान रूप से घट रहा है, तो उसका जो औसत होता है, उसका होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। ये औसत का फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या होता है, औसत होता है ठीक है। तो औसत इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि 21 से 100 तक बढ़ रहा है, तो सॉरी, ये बराबर संख्या से ही बढ़ रहा है, 21 22 23 इस तरह से। इसका प्रथम पद कितना है, 21 है, और अंतिम पद कितना है, 100 है बटा 2। इसका मतलब है ये 121/2 है। इसका औसत इतना हो गया। जब औसत होता है, अगर हमको कुल निकालने बोलता है कि कुल योगफल बताइए, तो उसकी जितनी संख्या होती है उससे गुना कर देते हैं। तो देखिए औसत इतना है और कुल संख्या कितना हो जाएगा, 21 से 100 तक। 21 भी ऐड है उसमें, ठीक है। यहाँ माइनस कर देंगे इससे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 79 हो जाएगा। 21 भी इंक्लूड है, इसलिए फिर एक ऐड होगा, यानी 80 है ये। और जब इसको कटाइएगा 40 आएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ 0 लिख लीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 8 4। देखिए यहाँ से भी आप इसको सी नंबर पाइएगा, है ना। मतलब जो ऑप्शन में मेरा दिया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया था, सी नंबर का आंसर यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बनाएंगे। जो मेथड मेरा एग्जाम में हमको याद आ जाए, जो दिमाग में हिट करे पहले, हम उसको बना लेंगे। क्योंकि किसी भी चीज को ट्रिक याद करने से एक्चुअली जल्दी याद नहीं होता है। अगर हमको कंसेप्ट याद है, कंसेप्ट जानने के बाद ट्रिक जो है वो अपने आप मेरे दिमाग में आ जाएगा, है ना। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग दोनों ही विधि से बना सकते हैं। यहाँ से हम लोग 2 चीज सीखे हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, और अगर कोई संख्या समान रूप से बढ़े या घटे तो उसका औसत होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। यहाँ से औसत निकाल लिए। जब औसत मालूम रहता है तो कुल संख्याओं का योग जो है हम लोग जानते हैं, औसत गुनी कुल संख्याओं की, कुल मतलब संख्याओं की संख्या कर सकते हैं, उसे गुना कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लोग लिख के रखे हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है, तो एक फॉर्मूला हम लोग इसमें जानते हैं, a माइनस बी का
होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। देखिए यहाँ से हमको ये वाला, क्योंकि ये वाला टर्म हम लोग को ढूंढना था, तो ए माइनस बी के होल क्यूब में ही ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, यहाँ से इसको हम लोग अगर फ्री कीजिएगा, यानी इसको पूरे टर्म को इधर लेते आइएगा, तो बच जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी इधर इसको लाना, यानी ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर आ रहा है। तो देखिए ये जो है आपका किस नंबर का प्रश्न मिल रहा है, ये आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मैच करता है। देखिए ए नहीं हो सकता है क्योंकि ए में यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए वो गड़बड़ है। सी भी नहीं होगा, सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, इसलिए वो भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर का प्रश्न है कि अगर समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x माइनस एम इक्वल टू 12 बराबर 0, जड़ों समान और वास्तव में है। जड़ों जो है समान एवं वास्तव है, ठीक है, वास्तव में है। तो देखिए एक्चुअली ये सब प्रश्न 6 to 8 में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 10 तक का प्रश्न का पूछा जाता है। तो ये कंसेप्ट जो है क्लास 10 से बहुपद समीकरण द्विघात समीकरण से आया हुआ है। हम उसका अध्याय बता देते हैं, चैप्टर नंबर 4 से आया हुआ है। आप मेरा इस टॉपिक से रिलेटेड क्लास 10 का जो अध्याय 4 है द्विघात समीकरण, वहाँ पर जाकर के आप देखिएगा तो और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन हम यहाँ पर जो भी कंसेप्ट होगा उसको प्रयास करेंगे कि यहीं पर क्लियर कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, जड़ों समान एवं वास्तव में हो, ठीक है। तो जड़ समान कब होता था, जड़ मतलब यहाँ रूट्स है, रूट्स मतलब यहाँ मूल है, हम लोग यहाँ मूल शब्द पढ़ करके जाने हैं, तो इसका इंग्लिश को सेम टू सेम यहाँ पर अनुवाद कर दिया है, रूट्स जड़ लिख दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मूल कब बराबर होता था, मूल तब बराबर होगा जब d इक्वल टू 0 होता है। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। d को हम लोग वहां पर विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, और d से ही पता चलता है कि वो जड़ समान होगा या असमान होगा या फिर वास्तव में होगा ही नहीं, ठीक है। 3 कंडीशन होता है। तो जड़ों समान होने की कंडीशन में d बराबर 0 होना चाहिए, और d का फॉर्मूला यही होता है। तो पहले हम इसको, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में हम इसको पहले लाने का प्रयास करेंगे। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला या व्यापक या स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं है, हमको पहले इस फॉर्म में लाना होगा। चलिए एक्स स्क्वायर, इसको गुना कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स एम प्लस 12 बराबर 0। स्क्वायर को एक साथ कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, या फिर इसको तो ऐसे ही जुड़ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x यानी 3x स्क्वायर, ठीक है, एक्स एम प्लस 12 0। अब आप इस रूप में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिएगा a बराबर 3, यहाँ एग्जाम में एक्चुअली इतना लिखना नहीं है, हम यहाँ पर आपको बताने के लिए बोल रहे हैं। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस m, और c इक्वल टू 12। देखिए x का जो गुणांक होता था, इसको ऐसे लिखिए, x का जो गुणांक होता था उसको हम लोग b कहते हैं, x का गुणांक को b कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, और अचर पद को c कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से चूंकि लिखेंगे कि जड़ समान बोला गया है, इसलिए d बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। और d का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखिए b का मान कितना है, माइनस m है, 4, ये कितना है 3 है, और c कितना है 12 है, यही 0 होगा। यहाँ से m स्क्वायर लिखिए, माइनस 4 या 12 बराबर है 44 से, ठीक है।
या फिर इसको 12 गुना 12 लिखिए, आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। एम स्क्वायर कीजिएगा, इधर आ जाएगा 12 गुने 12, इसलिए एम का मान प्लस माइनस 12 आएगा। तो क्योंकि रूट स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों लेते हैं। इसलिए इसमें ए और बी दो ऑप्शन आ रहा है, इसलिए एक से ज़्यादा इसमें आंसर हो जाएगा।